हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। जैसे मैं इस चैप्टर का नाम लिया, बच्चों के दिमाग में टॉपिक आने लगता है, अरे कैसे समझ में आएगा ये चैप्टर, बहुत मुश्किल है, बता रहा हूँ बहुत ईजी चैप्टर है। अभी तक आपको जितने भी कंटेंट दिखाई देंगे, जहाँ भी दिखाई देंगे, उसमें चैप्टर के हिसाब से, बुक के हिसाब से चीज़ें समझाई गई होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये चैप्टर इतना ट्रिकली तरीके से पढ़ाऊंगा, इतनी आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। चैप्टर बच्चों अगर वास्तव में आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया जाए तो बहुत ईजी चैप्टर है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसमें जो जो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उसको आप बस अपनाइएगा। ये चैप्टर आप आँख बंद करके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। बहुत ईजी चैप्टर है बच्चा। ठीक है, ठीक है सर। देखिए, सबसे पहले क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, तो चैप्टर को भाई हमें कंप्लीट करना है। मैं तो चाहूँ डायरेक्ट बता के चीज़ें खत्म कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि चैप्टर को कंप्लीट खत्म करना है, थोड़ी सी हम इन चीज़ों के बारे में भी चर्चाएं कर लेंगे। तो बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। और एक दूसरा करंट हम लोगों ने सुना है AC करंट और DC करंट, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, जिसे हम अल्टरनेटिव करंट को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। अब ये बताइए सर, ये दो प्रकार के अलग अलग जो तरंग करंट है, यानी कि जो वैद्युत धारा है, वो क्या है? बात तो मैंने बोला सही है। ये क्या है भाई? सोचिए, जब दो चीजें यहां पर आपसे कही जा रही हैं, अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा को बच्चों हम लोग AC से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्ट करंट को हम लोग DC से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में AC DC भी लिखते हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा AC करंट, DC करंट, AC मोटर, DC मोटर, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने सोचा होगा। तो बस इसको समझाने के लिए मैं आपको बस एक ग्राफ दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ग्राफ के बाद से इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें ही नहीं। और ये देख लीजिए ग्राफ, ये है बच्चा आपका। अब जो ग्राफ के जानने वाले हैं, जिनको पता है कि ग्राफ क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है, वो बताइए तो ये क्या ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बताइएगा हमको, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर इसमें देखिए ये बता रहा है कि यहां से, अच्छा ये धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पथ। ठीक है, ये पूरा धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वाई एक्सिस जो हम कहते हैं, तो यहाँ पे धारा रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। ये देखिए धारा यहाँ पर बढ़ा 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 बढ़ा, यहाँ पर एकदम ओवर पिक हो गया। और इसको हम लोग I0 से बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। जो अधिकतम मान होता है उसको हम लोग I0 से दर्शाते हैं। देखिए इस चैप्टर में सिंबल के बहुत महत्व है। और जो मैं बातें कह रहा हूँ, अगर आप लोग उसको ध्यान से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर आप कहीं से भी किसी भी ट्रिक तरीके से मैं आपको नहीं समझा सकता। ट्रिक जानने के लिए आपको देखिए इस चैप्टर में बहुत सारे नए सिंबल जानने को मिलेंगे, उन सिंबल को जानना है और अपनाना है। ठीक है, तो जो पीक वैल्यू होती है, सबसे अधिकतम मान होती है, उसको हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आप देखेंगे कि इसके बाद से ये घटना हो गया, घटने लगा घटने लगा घटने लगा घटने लगा घटने लगा, फिर ये माइनस में आ गया, देख सकते हैं आप लोग, और फिर ये प्लस में चला गया, फिर ये अपनी पीक वैल्यू पे आया, फिर ये माइनस में आया, प्लस में आया, फिर ये माइनस में ऐसे ही जाएगा, फिर प्लस में जाएगा। लेकिन अगर हम लोग DC करंट की बात करें, यानी कि दिष्ट धारा की बात करें, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये बस सिंपल सा एक पथ है। देखिए सब पे मान क्या है, इक्वल है, सब पे जो वैल्यू क्या है वो इक्वल है। तो इसमें तो हमें दिष्ट धारा पढ़ना है नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझा दिया कि जो दिष्ट धारा है इसका परिमाण और दिशा बदलती नहीं है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित परिमाण के साथ चलते जाते हैं। भाई धारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों की गति तो ही है, इलेक्ट्रॉनों की गति है ना, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो दिष्ट धारा में जो जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक निश्चित दिशा में ऐसे अपने जाते जा रहे हैं एक निश्चित परिमाण के साथ। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे परिमाण एवं दिशा दोनों बदल रही है। यहाँ पर परिमाण कुछ अलग था, यहाँ पर परिमाण कुछ अलग था, और दिशा तो बदल ही रही है। बदल रही है कि नहीं बदल रही है? जी सर बिल्कुल बदल रही है। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में क्या आई कि दिष्ट धारा क्या हो जाएगा, सॉरी दिष्ट धारा तो हमें नहीं पढ़ना है, ये पहले दिष्ट धारा को हम लोग इरेज कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, कि इसका परिमाण और दिशा नहीं बदलती है। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा लिख लीजिएगा। जो चैप्टर है उसका देखिए ग्राफ ऐसा हो जाएगा, मतलब धारा बदलती रह रही है। इसको लिखेंगे कैसे? तो प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है, लिखिए प्रत्यावर्ती धारा
प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ बदलता जाता है, जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ साथ बदलता जाता है तथा एक निश्चित समय के बाद फिर उसी परिमाण और उसी दिशा के साथ उसकी पुनरावृत्ति होती है। यहां पर जो आप पीक वैल्यू देख रहे हैं आई नॉट, यहां पर भी आई नॉट होगा। तो एक निश्चित समय के पश्चात देख रहे हैं कि इसकी पुनरावृत्ति फिर से हुई उसी दिशा के साथ और उसी परिणाम के साथ, तो ऐसी जो धारा कहलाती है वो प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। देखिए यहाँ भैया अपना नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप बुक में देखने जाएंगे तो बुक में बहुत सारी चीजें दिखाई देती है और उस बहुत सागर में बच्चे देखकर परेशान होते, सर क्या पढ़ाए थे और ये क्या क्या लिखा हुआ है, इतनी सारी चीजें लिखी हुई, इसमें क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, समझ रहे चीजों को। तो इस चैप्टर को आप अगर हमारे नोट से पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और क्वेश्चन आप कीजिए, हमारे नोट्स पढ़ के आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और अच्छी आपकी बुक है, बुक की लैंग्वेज अच्छी है, तो बुक से ही पढ़ने में कोई एतराज नहीं है। तो ये हो गया कि मतलब सर ठीक है। अब इसमें देखिए दिष्ट धारा ऐसी धारा है जिसमें धारा का परिमाण एवं दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, वो एक निश्चित दिशा में चलता जाता है एक निश्चित परिणाम के साथ, तो वो दिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है, ठीक है सर। दूसरी बात, जो हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है, इसको ऐसे हम बैटरी ले लिए कोई प्लस माइनस का, इसमें हम स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर करना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों सर, ऐसा कैसे आपने कह दिया? भाई अब देखिए, इतना इसका धनात्मक आ रहा है और फिर इतना ऋणात्मक आ रहा है, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बना देगा? शून्य। यहां पे देखिए इसको बैटरी में स्टोर किया जा सकता है, इसको बैटरी में स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा परिचय हो गया आपका डीसी एसी करंट का। अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। अब जैसे ही मैंने बोला ये बात कि बच्चों इसको तो स्टोर ही नहीं किया जा सकता है, किसको? प्रत्यावर्ती धारा को, उनको डीसी से कोई मतलब नहीं है। अब जो चर्चाएं होंगी प्रत्यावर्ती धारा पर ही होगी। सर प्रत्यावर्ती धारा को तो आप कह रहे हैं कि सर इसको तो स्टोर ही नहीं किया जा सकता है बैटरी। मैंने बोला भाई बात तो सही है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, कैसे मैं कह दूं कि स्टोर किया जाता है? नहीं किया जाता है। तब सर ये बताइए कि जो आपकी लाइट जल रही है, जो आपका पंखा चल रहा है, जो आपका लाइट जल रहा है, जो आपका पंखा चल रहा है, जो आपका टीवी चल रहा है, जो आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, सर ये सारी चीज़ें तो प्रत्यावर्ती धारा से है। मैंने बोला बात तो सही है। फिर बच्चे ने बोला सर तब ये आ कहाँ से रहा है? मैंने बोला देखिए जरूरी नहीं कि ये चीज़ें आ रही हैं वो आपके पास कहीं स्टोर करके रखी गई हो, समझिएगा। जो आ रहा है वो ऐसा जरूर नहीं कि कहीं स्टोर करके, हम क्या अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा ठीक है, जैसे घर में इन्वर्टर में बैटरी में विद्युत धारा स्टोर होती है, ऐसे बटन दबा देते हैं तो बैटरी से धारा आती है, ऐसे ही हम इसको भी कहीं स्टोर रखा होगा सरकार, और सरकार ऐसे बटन दबाता होगा तो धारा हमारे पास आती जाती होगी। इसको हम स्टोर कर ही नहीं सकते हैं, तब सर ये आता कहाँ से है? इसको हम उत्पन्न करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे विद्युत जनरेटर हो गया, जैसे आप लोगों ने सुना होगा डैम में जनरेटर लगा हुआ होता है, उससे करंट उत्पन्न होती है। कौन सी करंट उत्पन्न होती है? एसी करंट उत्पन्न होती है। फिर आपने सुना होगा कि देश में कोयले की कमी पड़ रही है, कोयले की कमी पड़ रही है जिसके कारण लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है। पीछे कोयला संकट आया था ना, अगर 2 महीने हम लोग पीछे जाए तो कोयला संकट आया तो लाइट बहुत कट रही थी, 5-5 मिनट पे, 10-10 मिनट पे। तो यानी कि भाई इसको उत्पन्न किया जा रहा है कहीं से, बिल्कुल। और जहां से इसको हम उत्पन्न करते हैं मेनली हम बात करेंगे उसके बारे में, और वो बच्चों विद्युत जनरेटर, ठीक है, ये जिसे हम लोग प्रत्यावर्ती जनरेटर भी कहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हमको इसके बारे में पढ़ना नहीं है। क्या पढ़ना है? विद्युत जनरेटर, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर भी कहते हैं। एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, दो होते हैं। डीसी जनरेटर डीसी करंट उत्पन्न करता है और एसी जनरेटर एसी करंट उत्पन्न करता है, ठीक है, ठीक है। अब आपको 2-3 टॉपिक पहले सबसे सिंपल 1-2 चीजें यहां पर समझ लीजिए। अगर आपको मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर रखिए कि मान लीजिए ऐसे आपको ग्राफ दिया हुआ है और यहां पे इतना पीक लाया और यहां पे छोटा सा पीक लेके चला गया, या मान लीजिए ऐसा लेके चला गया, ऐसे, ठीक है। आपसे कह रहा है क्या ये प्रत्यावर्ती धारा है? तो आप तो कहेंगे सर ये देखिए ना, ये तो सर एक निश्चित समय के बाद पुनरावृत्ति हो ही रहा है। अरे भैया जितना पीक इधर जाएगा उतना ही ये ऋणात्मक में भी जाएगा, तभी ये प्रत्यावर्ती धारा होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं होगा।
अगर हम बात करें कि क्या ये प्रत्यावर्ती धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बिल्कुल कर रहा है भाई, जितना ये है उतना ये है। अगर मैं बोल दूं कि ये बताइए प्रत्यावर्ती धारा को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, ये प्रत्यावर्ती धारा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। छोटी छोटी बातें समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट तरीके से। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा में जैसे इतना साइकिल ये पी गया प्लस में, उतना ही जाएगा माइनस में, फिर उतना ही जाएगा प्लस में, फिर उतना ही जाएगा माइनस में, फिर उतना ही जाएगा प्लस में, फिर उतना ही जाएगा माइनस में, फिर उतना ही जाएगा प्लस में, फिर उतना ही जाएगा माइनस में। समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आया। अब यहां से अगर आपको समझ में आया होगा तो हम बात करें कि यहां से ये चलना स्टार्ट किया। कहां से चलना स्टार्ट किया? यहां से देखिए, इतना चला प्लस में, मान लीजिए +5 चला, ठीक है, इतना चला माइनस में, मान लीजिए। अब दोनों क्या है? दोनों इक्वल है, ठीक है। तो +5 और -5 क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण साइकिल में, एक पूर्ण चक्कर में जो धारा होगी, जो धारा का औसत मान होगा, देखिए ऐसा नहीं कि +5 -5 कुछ ऐसा होता है, ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रहा हूं, समझ रहे हैं? जो धारा का औसत मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। भाई इतने का औसत मान और इसका औसत मान बराबर ही ना आएगा, क्योंकि ये समान डिस्टेंस, समान चीजें तय कर रही है उतना ही ऋणात्मक में। तो इसका जो पूरे साइकिल का, अगर हम प्रत्यावर्ती धारा के पूरे साइकिल का औसत मान लें तो वो क्या आएगा? वो 0 आएगा। वो क्या आएगा? वो 0 आएगा। भाई समझ में आ रहा है मेरे? वो क्या आएगा? वो 0 आएगा। वो क्या आएगा? वो 0 आएगा। चलिए अब देखिए, अब जो चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस चैप्टर में बच्चों बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होंगी जो आपको देखने में नए लगेंगे, सिंबल के बारे में। तो सबसे पहले मैं कुछ सिंबल्स के बारे में आपको यहाँ पर समझा देता। कुछ सिंबल के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मतलब कुछ चीज़ें जो यहाँ पे प्रयोग होंगे आगे, तो आप ये ना बोले सर ये क्या होता है। सबसे पहला बच्चों, 2 चीज़ें यहाँ पे मेनली आपको पता होनी चाहिए, आवर्तकाल और दूसरा आवृत्ति। चलिए, सबको पता होगा, जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है भाई, क्लास 12 के आप लोग स्टूडेंट हैं, वो भी क्लास 12 आप आधा पढ़ चुके हैं। ये भाग 1 के लास्ट के पहला चैप्टर, मतलब लास्ट ही चैप्टर, लास्ट चैप्टर तो एकदम कुछ है ही नहीं, एक दिन का वो लेक्चर है, एक लेक्चर क्या 30 मिनट का वो चैप्टर है, मतलब आप समझ रहे तो लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आवर्तकाल क्या होता है सर? आवृत्ति क्या होती है? पता तो होना ही चाहिए सर। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, क्या? एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। फिर से बोलिएगा मैं जो बोल रहा हूं, एक चक्कर पूरा करने में लगा जो समय होता है वो क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। फिर से, एक चक्कर पूरा करने में जो लगातार समय होता है वो आवर्तकाल कहलाता है। यह आपको याद रखनी होगी। अब जैसे मान लीजिए कि चक्कर पूरा कर रहा है तो कुछ वेग से कर रहा होगा, तो मान लीजिए उसका कोणीय वेग ओमेगा है, तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला क्या पढ़े थे? फॉर्मूला बस इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है? आवर्तकाल का बस फॉर्मूला पढ़ना है, ओमेगा। ये क्लास 11th का टॉपिक है, मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको डिराइव यहाँ पर करने वाला हूँ नहीं, और ना आपको इससे ज़्यादा यूज है, बस फॉर्मूला का यूज है। जहाँ पे ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है, और 2π क्या है? अरे यार, ठीक है, 2π क्या है? अगर त्रिज्या 1 हो तो वृत्त की अगर हम बात करें तो 2π ओमेगा आर होता है ना। v देखिए v क्या होता है? ओमेगा आर, ठीक है। और ये ओमेगा आर जो होता है ये आपका वेग होता है। तो अगर 2π आर, थोड़ा बता दे रहा हूँ, जब चर्चा उठ गई है तो यहाँ पे आर ओमेगा होगा तो आर से आर कट जाएगा, तो 2π ओमेगा। जो यहाँ पे चीजें आएंगी ये क्या आ जाएंगी? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको इतनी जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। अगर आप किसी के बारे में नहीं भी जानते कि ओमेगा क्या है, 2π क्या है, तभी कोई परेशानी नहीं, लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर पूरा लगाने में लगा जो समय होता है उसको सर हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। वहीं आवृत्ति की बात करते क्या होता है सर? 1 सेकंड में लगाई गई चक्करों की संख्या, 1 सेकंड में लगाई गई जो चक्करों की संख्या होती है उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा सर? 1/, में आवर्तकाल। लो भैया 1/t, और 1/t को अगर आप लोग परिभाषित करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 1/, में 2π में ओमेगा।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो हो जाएगा सर ओमेगा अपॉन में। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए भैया, जहां तक किसी को कोई दिक्कत है, ओमेगा अपॉन में 2 पाई, एफ इक्वल टू ओमेगा अपॉन में 2 पाई, जहां पे एफ क्या है सर, एफ आवृत्ति है और टी क्या है, टी आवर्तकाल है। टी क्या है, टी आवर्तकाल है। ये दो चीजें आपको इस चैप्टर में अभी पढ़ने से पहले मालूम होनी चाहिए थी, जो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहां से चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। अब यहां से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाना है। एकदम रिलैक्समेंट से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बात पहले ही बता देता हूं, इस चैप्टर से डिराइवेशन बिल्कुल ना के बराबर पूछे जाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस चैप्टर में कुछ डिराइवेशन है भी नहीं। अगर वास्तविकता बताऊं तो कुछ डिराइवेशन है नहीं, बस फॉर्मूले का यूज करके, कोई इसमें नया फॉर्मूला नहीं आता है, पुराने फॉर्मूले का यूज करके ही नए फॉर्मूले बनते हैं। इस चैप्टर से डिराइवेशन एकदम ना के बराबर आता है और ना इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिराइवेशन है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रत्यावर्ती धारा था इसको तो भाई बनाना ही पड़ेगा। ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ठीक है, कुछ ऐसे था। तो एक पूरे चक्कर का भी हम लोगों को जाना कि जो सर पूरे चक्कर की जब बात हो रही है तो पूरे चक्कर में, पूरे चक्कर का जो औसत धारा की अगर हम बात करेंगे तो सर वो शून्य हो जाएगी। लेकिन क्या हम आधे चक्कर की औसत धारा को निकाल सकते हैं? जी सर, बिल्कुल हम आधे चक्कर की औसत धारा को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम हेडिंग डालेंगे प्रत्यावर्ती धारा के माध्य पथ, माध्य मतलब आधे, ठीक है, माध्य औसत चाल, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य औसत चाल, यानी कि बच्चों इस आधे पथ का माध्य औसत चाल। तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य औसत चाल। अच्छा, डिराइवेशन भैया आप यहां पर आप करें या ना करें, फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए और सारे सिंबल्स के मीनिंग पता होने चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले और सिंबल की मीनिंग पता होना चाहिए। तो प्रत्यावर्ती धारा का माध्य औसत चाल के बारे में जहां हम बात करते हैं, सॉरी माध्य औसत चाल नहीं, माध्य औसत धारा, जिसे हम IM से रिप्रेजेंट करते हैं। IM से किसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? परिपथ के आधे मान के, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, प्रत्यावर्ती धारा का माध्य औसत मान। यहां पे धारा लिखने की क्या जरूरत है, माध्य औसत मान लिखिए ना, जिसे हम वर्ग, जिसे माध्य मूल भी कहते हैं। ठीक है, धारा माध्य मूल, ठीक है, चलिए माध्य मूल भी कहते हैं। मेनली आपको याद करना है कि इसे IM से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आधे परिपथ का औसत मान है। ठीक है, ठीक है। पूरा परिपथ घूमने के लिए कितना समय लगा रहा था सर? आवर्तकाल, जो कि सर T होता है, याद आ रहा है? तो आधा परिपथ घूमने में कितना समय लगेगा सर? T/2। ठीक है, ठीक है सर। अब अगर हम बात करें IM की, तो IM क्या हो जाएगा हमारा सर? धारा बराबर होता है आवेश, तो आवेश हो गया हमारा I dt अपॉन में आवेश बटे सर समय, तो T/2। अब कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं सर, यहां पे कहेंगे सर I dt कहां से आ गया? बताइए सर, I dt कहां से आ गया? मैंने बोला एक बात याद करो। बोले क्या? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। I = Q/dt, तो Q = हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, यहां से ये चीजें आई। अब ये किसी क्षण के लिए है, किसी एक क्षण के लिए है, इसीलिए आप देख रहे हो टाइम dt लिया गया है, मतलब किसी क्षण के लिए आवेश का मान है। लेकिन ये IM क्या है सर? आधे के लिए। तो हम लोग इसका आकलन करेंगे, आधे समय तक इसका आकलन करेंगे आवेश को भी। तो लीजिए भैया,
समाकलन करेंगे, सॉरी, तो 0 से t/2 यानी कि t/2 रखा गया लिमिट, यानी कि परिपथ आधा घूमने में लगा समय। परिपथ, देखिए चीजों को आराम से कॉन्सेप्चुअल समझिए, परिपथ आधा घूमने में लगा समय, परिपथ आधा घूमने में लगा समय। अब देखिए एक चीज यहां से याद कर लीजिएगा, एक चीज यहां से याद कर लीजिएगा, नहीं ये समझ में आ रहा है तो समझने का देखिए प्रयास कीजिए, और नहीं तब भी समझ में आ रहा है तो बस फॉर्मूला याद रखिएगा। अब यहां से एक चीज याद कर लीजिए कि यहां पर हम जो भी देखिए जो विभव उत्पन्न होता है हमारे जनरेटर का, अगर आप देखेंगे तो ये साइन की तरह ये दिखाई दे रहा है इसका जो सर्कल, तो जो हमारा विभव होगा वो जाएगा बच्चों V0 साइन ओमेगा टी, और जो धारा होगा I ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। ये आप सिंपली याद कर लीजिए। अब कहेंगे सर कैसे, तो विद्युत जनरेटर से जो उत्पन्न होता है विभव, वो विद्युत वाहक बल कुछ इस फॉर्म में होता है, तो उसके हिसाब से आप निकालेंगे धारा तो और विभव, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपना माइंड परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आपको याद कर लेना है कि V = V0 साइन ओमेगा टी, जहाँ पे V0 क्या है, सबसे उच्चतम मान है V0, और साइन ओमेगा टी क्या है, तो टी समय है और ओमेगा क्या है आपका, और ओमेगा टी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, कला कहते हैं। क्या कहते हैं, कला कहते हैं। बस आपको सिंपली ये याद रखना है। तो हम जिस भी आप क्वेश्चन में रखेंगे तो V = यही सारी चीजें रखेंगे, यानी कि इस रूप में वैल्यू रखेंगे। अब IP के रूप में वैल्यू रखना खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। देखिए तो यहां से आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट हम लिखे तो IM = ये जाएगा ऊपर आपका तो 2/t, और अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने पहले बताया था 2 = क्या होता है, 2π/ω। तो यहाँ से अगर हम लोग रखें तो हो जाएगा क्या बच्चों, ω/π, क्योंकि 2 ऊपर है तो ω/π हो जाएगा। ठीक है, ω/π हो गया, और यहाँ से आपका हो जाएगा πt/, यहाँ पे भी हो जाएगा ω/π, और यहाँ पे आप लोग अगर रखेंगे तो I/dt, और t/dt की जगह क्या हो जाएगा, t/dt, तो यहाँ पे आपने बदल दिया I/dt, तो यहाँ पे हो जाएगा I0। ठीक है, साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी। अब अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी भी ध्यान देंगे तो ये देखिए ये I0 क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर आप फिजिक्स मैथ पढ़े होंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में समाकलन का बहुत प्रयोग है, तो इसीलिए बच्चों इसके देखिए आते भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसके आते भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, IM = अब ये वाला स्टेप नहीं समझ में आएगा बाय वाले बच्चों को, अगर समाकलन नहीं पढ़े होंगे तो ये मैथ का बच्चों समाकलन का टॉपिक पे रखेंगे, तो माइनस और ओमेगा तो पाई, और पाई ω/पाई, तो पाई और कॉस ω/पाई, तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस में कॉस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों -1। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा I, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में I है ये। ठीक है, I0 यहाँ पे ना, तो I0/π, और ये हो जाएगा -1 + 1, सॉरी पाई, -1, और यहाँ पे भी -1 प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2I0/π। अब यहाँ पर जो बच्चे होंगे बाय वाले, उनको थोड़ी दिक्कत हुई होगी, वो बच्चों आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस क्या याद कर लेना है, देखिए जो बाय वाले बच्चे हैं उनको बस याद करना है कि जो माध्य पथ का, ठीक है, माध्य पथ का जो औसत मान होता है वो होता है I = देखिए आपको एकदम ट्रिकली चीजें समझा रहा हूँ। टॉपिक है पेपर में तो मुझे पढ़ाना, कॉपी में तो पढ़ाना, बुक में है तो पढ़ाना तो आवश्यक ही है। तो क्या हो जाएगा सर, IM यानी कि आधे पथ का औसत मान I0/2I0/π, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। और यहाँ पे I0 अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको ये बताने में आना चाहिए कि सर जो I0 दिया हुआ है वो I0 और कुछ नहीं, वो I0 और कुछ नहीं, पीक वैल्यू है, यानी कि अधिकतम मान है। क्या है, अधिकतम मान है। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक। अब इसको अगर आप लोग चाहें तो ये हमारा क्या हो गया, औसत मान। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते नहीं है। माध्य पथ का औसत मान बस कितना होता है तो आपको याद होना चाहिए IM = 2I0/2, 2I0/2।
और अगर आप लोग इसको सिंपली लिखें, इसको सॉल्व करके, तो हो जाएगा IM इक्वल टू बच्चों 0.637 I0। ये डायरेक्ट पॉइंट के रूप में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये आपको संबंध याद होना चाहिए पीक वैल्यू में, यानी कि अधिकतम मान में, और IM में। ठीक है, यानी कि आधे पथ के औसत मान में, आधे पथ के औसत मान में ये संबंध आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बच्चों अब हम लोग को यहाँ पता होना चाहिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान। अब यहाँ पे एक दूसरा आता है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। देखिए ये चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो फॉर्मूला याद जरूर रखिएगा, बेसिकली मेन फॉर्मूला ही है, और समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनको देखिए मैथ वालों के लिए समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बायो वाले को दिक्कत हो रही है, बायो वाले स्केप कर सकते हैं, स्केप कर सकते हैं, बायो वाले परेशान न हो। और मैथ वाले जिनको तो भाई समाकलन आता है तो उनके लिए तो ये तो मजाक होगा यहाँ पे, क्योंकि बस समाकलन ही करना था और कुछ नहीं करना था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब वर्ग माध्य मूल मान के बारे में बात कर रहा हूं। इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों, सारी चीजें सेम रहेंगी, सारी चीजें सेम रहेंगी। क्या रहेंगी? सारी चीजें सेम रहेंगी। अंतर यहां पे बस ये आएगा कि हम धारा का वर्ग करके निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? वर्ग करके निकाल देंगे, यानी कि जिसको इसको IRMS कहते हैं, RMS वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला आप फिर से लिख दीजिए। इसमें हम पूरे परिपथ के लिए निकालेंगे, एक कॉन्सेप्ट बस अंतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम पूरे वर्ग अगर किसी भी चीज का हम कर देते तो ऋणात्मक वाला सिंपल सी बात है कि वो धनात्मक बन जाएगा। ऋणात्मक वाला क्या बन जाएगा? धनात्मक बन जाएगा। तो 1/t और फिर इसका समाकलन बच्चों 0 से t क्या, I/dt, I² dt, यहाँ पे स्क्वायर बस करके आपको हल कर देना है। आप सेम उसी तरीके से समाकलन इसका बच्चे करना है। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे IRMS इक्वल टू 1/t। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, ω/2π। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 ω/2π, और फिर I की जगह यहाँ पे क्या रखेंगे, I0 sin ωt। ठीक है, dt, ये भी स्क्वायर आ जाएगा आपका। ये इतनी चीजें आपको हो जाएगी, फिर इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पे आप जो मैथ वाले बच्चों को समाकलन कर देंगे, और बायो वाले बच्चे अपना भाई डायरेक्ट याद कर ले। I जो RMS होगा वो कुछ नहीं बच्चों, होगा I0 में √2, I², सॉरी माफ कीजिएगा, I² नहीं, I0 में √2, IRMS इक्वल टू में I0 यानी कि पीक वैल्यू अपॉन में √2। याद होना चाहिए बस आपको, ये आपको बस ये याद होना चाहिए। और इसको भी अगर पॉइंट में आप लिखना चाहते हैं तो 0.707 I0 जो IRMS की वैल्यू है वर्ग माध्य मूल मान की। तो बस देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या जाना बच्चों, हम लोगों ने बस वर्ग माध्य मूल मान के बारे में जाना, औसत मान के बारे में जाना, और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जाना। देखिए बस आपको आज के चैप्टर में जो स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था कि फ्रिज कूलर कैसे चलते हैं, धारा प्रत्यावर्ती धारा, उसको आपको समझना आवश्यक है। और फिर दो फॉर्मूले जो पहले मैंने लिखवाया था, IM यानी कि औसत माध्य, औसत माध्य जो धारा है वो क्या था, वो सर IM इक्वल टू सर 2I0 में पाई, और इसका क्या है IRMS यानी कि I वर्ग माध्य मूल मान। तो सर ये है I0 में √2, IRMS इक्वल टू I0 में √2। अब यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिएगा, आपसे कभी कभी परिभाषा ही पूछता है कि वर्ग माध्य मूल मान होता क्या है। तो वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा लिख लीजिएगा, वर्ग माध्य मूल मान किसी वैद्युत धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है, उष्ट दिष्ट धारा के मान में बराबर होता है, जो किसी चालक में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना कि एक प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाहित होने से उत्पन्न होती है। ठीक है, उष्ट दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है, जबकि किसी परिपथ में उतनी ही ऊष्मा दिष्ट धारा द्वारा उत्पन्न होती है जितनी प्रत्यावर्ती धारा द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब दोनों को जाना, जब सेम ऊष्मा उत्पन्न होगी तो उसी दिष्ट धारा के मान के बराबर होगा जो प्रत्यावर्ती धारा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो चलिए बच्चों, आज बेसिकली हम लोग को जानना था यही दोनों फॉर्मूले, क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा, हम लोगों ने बेसिक जाना। आगे की जो लेक्चर होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसे देखिएगा, वही मेन लेक्चर है। ठीक है, आज तो मैंने हम लोग बेसिक जाना। चलिए बच्चों, आज के बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।